जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट थे। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुन्नी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक, जो कि प्राप्त नहीं हुआ है, अप्राप्य है। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर और मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त को नीची कुल का बताते हैं, निम्न कुल का मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रवन, जो कि जैन धर्म से संबंधित यह ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है, परिशिष्ट प्रवन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्भस श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र
शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती, उज्जैन पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से, पूर्व में या पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। उत्तर में इसकी सीमा हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आंध्र और सौराष्ट्र, गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम द्रुधरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अस्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत भेजा। डाइमेकस नामक राजदूत को मिस्र नरेश एंटियोकस ने और
डायोनीसियस नामक राजदूत को टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने राजा बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। ये वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दिया। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध की गद्दी पर बैठा अर्थात राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राजाभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पिय की उपाधि धारण करता था। श्रीहरि अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निर्ग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्तिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां के मुखिया को सातवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने
आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख से जानकारी ये प्राप्त होती है। समबोधि अर्थात बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमन देई अभिलेख से यह जानकारी मिलती है। 20 वर्ष बाद रुमिन देई गया तथा उसकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार किया है। इस प्रकार दिया है क्रम। पहला लुम्बिनी, दूसरा कपिलवस्तु, बोध गया तीसरा, सारनाथ चौथा, कुशीनगर पांचवा और श्रावस्ती छठा। तो स्मिथ के अनुसार अशोक की यात्राओं का इस प्रकार से क्रम है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व का दर या भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड्डी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से आरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। मतलब अशोक के
अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। दो अभिलेख मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, इसमें ब्राह्मी लिपि न होकर खरोष्ठी लिपि है। वहीं तक्षशिला में अरामीक लिपि का प्रयोग किया गया है। सरेकुना नामक स्थान से द्विभाषी अभिलेख प्राप्त होता है जो यूनानी तथा अरामीक लिपि में लिखी गई है। वहीं लंगनाज नामक स्थान से अरामीक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। शहबाजगढ़ी मानसेहरा से खरोष्ठी, लंगनाज से अरामीक और सरेकुना से द्विभाषी अभिलेख यूनानी और अरामीक। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों, शिला लेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगोरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुरुजरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेत्तूर एवं उडे गोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। 2 मोर, 1 मृग, जिसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है।
अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वां में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतिये पुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना भी मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुरमय या तुरमाय, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग साइरिन का शासक, अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइस या एपीरस का राजा। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थलीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थलीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा दूसरा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी। वर्तमान में भी यही कार्य
नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एसटी नोमोई कहता है। वह अर्थात मेगास्थनीज नगर के पदाधिकारियों को एसटी नोमोई कहता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती रठ, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि प्राचीन काल में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पाद के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपर्युक्त अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे: पन्याध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, शीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, नावाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष।
अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। किस स्तूप का? तो अमरावती स्तूप का। सारनाथ का धम्मेख स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं क्रुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अस्पुनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील
खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। धन्यवाद।